हाय, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हम लोगों ने पिछले वीडियो में अक्षांश पर चर्चा किया था और आगे जो हम लोग आज जिस वीडियो में करने वाले हैं, वो देशांतर को करने वाले हैं, लॉन्गिट्यूड। देशांतर को अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। अक्षांश में हम लोगों ने सारी बातें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया था, तमाम बातों को देखा था। उसमें कुछ बातें जो हमसे छूटी थीं, जो बताना वो ज़रूरी है कि दो अक्षांश होता है, उसके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। उसके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ये महत्वपूर्ण है और इसको याद रखेंगे। और दो चीज़ और हमको बताना था, जो अक्षांश से भी पहले बताना था। एक उपसौर के बारे में बताना था और एक अपसौर के बारे में बताना था। यानी कि एक पेरीहेलियन के बारे में बताना था और एक अपहेलियन के बारे में बताना था। ये दो स्थितियां हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इसमें होता क्या है कि एक ऐसा समय आता है जब सूर्य पृथ्वी के काफ़ी यानी कि सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है। उस दिन को सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है। इसको हम लोग पेरीहिलियन पेरीहिलियन यानी कि उपसौर कहते हैं। और ये 3 जनवरी को होता है। और इस दिन जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है, वह 14.70 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस उस दिन होता है। और उसके बाद एक होता है अपहेलियन यानी कि अपसौर। तो अपसौर में क्या होता है? अपसौर में वही बात, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है और इस दिन सूर्य पृथ्वी से सबसे सर्वाधिक यानी कि उस दिन को सबसे ज़्यादा दूरी पे होता है। और इस दिन जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है, वो 15.21 करोड़ किलोमीटर। और एक एपिसाइड रेखा है। एपिसाइड रेखा ये जो उपसौरिक है और अपसौरिक है, इस दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, इसको हम लोग एपिसाइड रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं, जो सूर्य के केंद्र से होकर के गुजरती है। जो उपसौर की घटना होती है, अर्थात जो पेरीहिलियन की घटना होती है, वो 3 जनवरी को। और जो अपसौर या अपहेलियन की जो घटना होती है, यानी कि उस दिन जो सूर्य सर्वाधिक दूरी पे होता है, ये 4 जुलाई को होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं, जिसको कि एग्जामिनेशन के ख्याल से हम लोगों को दिमाग में रखना चाहिए। तो ये ज़रूरी था, हमने इसको डिस्कस कर देना उचित समझा। अक्षांश के बारे में हम लोगों ने सारा कुछ देख लिया था कि अक्षांश मुख्यतः तापक्रम को डिसाइड करने के लिए, कोई देश, कोई जगह किस जलवायु के अंतर्गत है, इसकी जानकारी एकत्रित करने के लिए, उपलब्ध करने के लिए अक्षांश का कॉन्सेप्ट है। ये सारा कुछ जो हम लोग पढ़ते हैं, ये काल्पनिक ही है, लेकिन इसी के आधार पर हम लोगों का सारा कुछ चलता है। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें, वो है हमारा देशांतर। देशांतर को अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अगर देशांतर का भी संधि विच्छेद कीजिएगा तो देश जोड़ अंतर होता है। यहाँ देश से मतलब होता है जगह और अंतर मतलब अंतर। देशांतर जो मुख्यतः देशांतर को पढ़ने का जो मतलब होता है, या देशांतर का जो ओरिजिनल जो लक्ष्य है, वो है समय का निर्धारण करना। हम जानते हैं कि हमारी जो ये धरती है, ये बहुत बड़ी धरती है। और आप लोगों ने देखा था कि 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर में हमारा पूर्ण जो इसका क्षेत्रफल है, जलमंडल और स्थलमंडल दोनों को लेकर के, वो हमारा 51 करोड़ किलोमीटर। तो इतनी, और ये भी हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये भी हम लोग जानते हैं कि हमारी धरती 23.5 डिग्री के अक्ष पर झुकी हुई है, जिसके कारण सर्वत्र सूर्य का प्रकाश सेम सेम नहीं पड़ता है। तो निश्चित रूप से कहीं दिन होता है, कहीं पर में रात होता है। जैसे हम जब भारत में रह रहे होते हैं, यहाँ दिन होता है, तो अमेरिका है या ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर में रात होती है। अमूमन हमारा जो लंदन, यानी कि जो लंदन है ब्रिटेन की राजधानी, और यहाँ पर में आप जब आएंगे इंडिया में, तो यहाँ पर में 5.5 घंटे का अंतर आपको मिलता है। तो इन्हीं सारी बातों को, ये आखिर कैसे होता है, इसी चीज़ को हम लोग देशांतर में इस चीज़ को हम लोग समझ करके चलेंगे। हम लोगों का मुख्य इरादा यही है, मेरा खास करके मुख्य इरादा यही है कि हम इस तरीके से आपको
वो चीज़ें दें जिससे कि आप उसको आसानी से उसको समझ लें, और फिर जो नॉर्मल एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें आपका कोई गलती भूगोल से भी ना हो। इसी बात की हम कोशिश कर रहे हैं फ़िलहाल। तो अब हम लोग देशांतर को स्टार्ट करते हैं। देशांतर के बारे में हम लोगों ने समझा। देशांतर की परिभाषा ये है कि देशांतर जो हमारा ग्रीनविच मीन टाइम होता है, इसको हम जस्ट अभी तुरंत क्लियर करेंगे। वहाँ से जो हमारा किसी भी जगह का जो कोणीय दूरी होता है वो देशांतर होता है, वो देशांतर होता है। इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना है। अक्षांश में हम लोगों ने देखा था किसी यानी कि भूमध्य रेखा से, लेकिन यहाँ पर में हम लोगों को हमेशा याद रखना है कि ग्रीनविच मीन टाइम है इससे। अब जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इसको हम लोग समझ लें। सबसे पहले हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम को ही समझेंगे और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को समझेंगे। जो ग्रीनविच मीन टाइम है, जिसको हम लोग जीएमटी कहते हैं, ये लंदन के रॉयल वेधशाला से होकर के गुजरती है। ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है बराबर कि कहाँ से गुजरती है। तो लंदन के रॉयल वेधशाला से होकर के ये जो रेखा है ग्रीनविच मीन टाइम, ये वहाँ से गुजरती है। और यहीं से संपूर्ण विश्व के जो समय का निर्धारण किया जाता है वो ग्रीनविच मीन टाइम से ही किया जाता है। 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था, और उसी में दो चीज़ों का, एक ग्रीनविच मीन टाइम का निर्धारण किया गया और दूसरा इंटरनेशनल डेट लाइन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया। सर्वसम्मति से वहाँ जो गोष्ठी संपन्न हुई तो इसको एक निश्चित आकार दिया गया। हम लोग यहाँ पर में ये बिल्कुल हमेशा समझ करके चले कि ये सारा कुछ इमेजिनरी, खैर इमेजिनरी है, लेकिन अभी जो हमारा पूरा का पूरा कारोबार चलता है अक्षांश का या देशांतर का, इन्हीं जो हमारे ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं जो क्लियर किए गए हैं, तो उसी के द्वारा हम लोग अपना सारा कुछ रिजल्टेंट इससे संबंधित तैयार करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप ग्रीनविच मीन टाइम समझ गए होइएगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अब हम लोग देशांतर को ठीक से समझ लेने की कोशिश करते हैं। हमने पृथ्वी को जब आपको अक्षांश समझाया तो उसमें दो तरफ से हमने उसको मतलब कि एक बताया था कि गोलाकार आकृति है, और उसको हमने नीचे से यानी कि आधा से उसको डिवाइड किया था। ऊपर का जो नॉर्थ पोल था और नीचे का ये साउथ पोल, और उसके आधार पर हमने बताया था। अब उसको यहाँ पर हमें डिस्कस करना हम ज़रूरी नहीं समझते हैं। यहाँ पर में ये कॉन्सेप्ट बदलेगा। वहाँ पर में भूमध्य रेखा से निर्धारण किया जाता था, लेकिन यहाँ पर में भूमध्य रेखा से निर्धारण नहीं किया जाता है। यहाँ पर में जो निर्धारण किया जाता है वो ग्रीनविच मीन टाइम से, जो कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती। ये जो रेखा है ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, और यहाँ से किसी जगह की जो कोणीय दूरी होगी, चाहे वो पूर्व में हो चाहे वो पश्चिम में हो, चाहे वो पूर्व में हो चाहे वो पश्चिम में हो, वही उसका देशांतर होगा। यानी कि जिस जगह का हम देशांतर तैयार करना चाहेंगे उसको हमको ग्रीनविच मीन टाइम से लेना पड़ेगा, ना कि इक्वेटर से। जबकि हम अक्षांश में कहाँ से लेते थे, तो अक्षांश में हम इक्वेटर से लेते थे। तो ये महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान में रखना है। हम जानते हैं कि एक जो वृत्त होता है वो पूरे 360 डिग्री का होता है। ये कितने का होता है? पूरे 360 डिग्री का होता है। और हमारी जो धरती है ये 24 घंटा में एक बार अपने अक्ष पर घूम जाती है, और इसी से हम लोग दिन और रात का भी अंदाज़ा लगाते हैं। तो 360/24 बराबर होगा 15। कितना होगा? 15। तो 15 डिग्री देशांतर, 15 डिग्री जो देशांतर होगा, अगर 15 डिग्री देशांतर का अंतर कहीं पर में आता है तो इसका मतलब होगा कि वहाँ पर में 1 घंटे समय, यानी कि 1 घंटा, यानी कि पूर्व की ओर तरफ हम जाएंगे तो 1 घंटा ज़्यादा लेंगे, और जब पीछे की ओर आएंगे, पश्चिम की तरफ आएंगे, तो 1 घंटा कम लेंगे। यानी कि 1 घंटा का अंतर होता है 15 डिग्री पर। और इसी तरीके से जब आप निकालिएंगे 1 डिग्री के लिए, तो 1 डिग्री जब देशांतर का होता है, यानी कि 1 डिग्री देशांतर का अंतर होगा, तब वहाँ पर में आपका 4 मिनट का। और इसी तरीके से एग्ज़ाम में इससे संबंधित आपके क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि ग्रीनविच मीन टाइम पर अगर दिन के 12 बजे हैं तो भारत में समय कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 5.5 घंटा आगे है, तो 5.5 करके, यानी कि 5.5 घंटा करके
और 5:30 हम बजा लेते हैं, उससे आगे करते हैं। लेकिन वो हमारे पश्चिम में है तो इसको हम कहाँ करते हैं, यानी 0 डिग्री से हम पूरब की ओर आते हैं तो समय में इजाफा होगा, तो हमारा 5:30 घंटा आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर में अगर वहाँ 12 बज रहा है तो हमारे यहाँ 5:30 बजेगा। इसी तरीके से कहीं का भी आपको दिया रहेगा, लेकिन जब दिया रहेगा तो आपको देशांतर क्लियर किया रहेगा, चाहे 97 डिग्री 25 मिनट दिया रहे या जो भी दिया रहे, और उसके बाद ग्रीनविच मीन टाइम का आपको दिया रहेगा, और वहाँ से आपको अंदाज़ा कैलकुलेशन करना होगा। अंदाज़ा वाली कोई बात नहीं है, कैलकुलेशन करना होगा। और कैलकुलेशन में यही 15 डिग्री 1 घंटा 1 डिग्री 4 मिनट, ये कॉन्सेप्ट अगर आपके पास रहेगा, और उसके बाद कैसे समय यानी कि पीछे होता है और कैसे आगे होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो इसको जो ध्यान में रखना है, ये भी बहुत सिंपल है, और इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे कैसे। तो जो हमारा ग्रीन बीच है जो रॉयल वेधशाला से जो गुजरता है, जो काल्पनिक रेखा है वो जो गुजरती है, और वहाँ से जब हम पूरब की तरफ जाएंगे तो जितना आगे चलते चले जाएंगे हमारा समय बढ़ता चला जाएगा। यानी कि वहाँ से जब हम 180 डिग्री जब हम पूरब तक आएंगे तो हमारा 12 घंटा हमको अतिरिक्त मिलेगा इधर। और जब हम उसी ग्रीनविच मीन टाइम से पीछे की ओर जाएंगे, जब पीछे की ओर जाएंगे यानी कि पश्चिम की ओर जाएंगे, यानी कि बाएं की तरफ जाएंगे, तो हमारा एक दिन वहाँ से घटता है। इस चीज़ को निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे, यानी कि पूरब की तरफ जाएंगे तो बढ़ेगा और पश्चिम की तरफ आएंगे तो घटेगा। और ये जो भी कैलकुलेशन होगा वो आपका ग्रीनविच मीन टाइम से होगा, यानी कि GMT से होगा। इसको भी बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये मुख्य बातें थीं देशांतर में जो बताना ज़रूरी था। इसके बाद है इंटरनेशनल डेट लाइन को भी GMT के साथ ही, जो इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस 1884 ईस्वी में वाशिंगटन DC में संपन्न हुआ था, और उसी में इंटरनेशनल डेट लाइन को भी लाया गया था। हमने पहले ही बताया कि ये जो धरती है बहुत बड़ी है, कहीं दिन है कहीं रात है, इसको एक समय जोन में हम नहीं रख सकते हैं। तो इसी से बचने के लिए कहीं पर में ज़्यादा का अंतर नहीं हो, समय का ज़्यादा अंतर नहीं हो, लोगों को समय को समझने में भ्रांतियाँ नहीं हो, इसीलिए इंटरनेशनल डेट लाइन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात की गई, जो 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम। वस्तुतः जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये एक ही है, यानी कि जो आपका 180 डिग्री पूर्व भी है और 180 डिग्री पश्चिमी है। और इसी के आधार पर इसी इंटरनेशनल डेडलाइन और इस इंटरनेशनल डेडलाइन को बहुत सारी जगहों को छोड़ करके, जैसे साइबेरिया को अलास्का से बचाने के लिए वहाँ से उसको मोड़ दिया गया है, या जो न्यूजीलैंड का भाग है उसको बचाने के लिए मोड़ दिया गया है। यानी कि इसमें बहुत सारा आपको देखने को मिलता है, इधर उधर देखने को मिलता है सारे में। तो ये आपका इंटरनेशनल डेडलाइन है और ये भी इमेजिनरी ही है। तो इस चीज़ को देशांतर में मुख्य रूप से हम लोग समझ करके चलेंगे। और इससे अब इसके बाद है एक है आपका स्थानीय समय और एक है मानक समय। मानक समय का मतलब वही है स्टैंडर्ड टाइम, और स्टैंडर्ड टाइम जो हम लोग लेते हैं वो ग्रीनविच मीन टाइम से ही लेते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम को ही आधार बनाकर कहीं का हम अपना स्टैंडर्ड जो टाइम होता है उसका निर्धारण करते हैं। जैसे भारत का स्टैंडर्ड टाइम जो होगा उसका हम निर्धारण करेंगे। तो ये भी बात हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी है। अब जो महत्वपूर्ण है, यानी कि देशांतर को लेकर के, और वो है एक आपका मानक समय हो गया और दूसरा है स्थानीय समय, यानी कि किसी देश के विशेष का स्थानीय समय, या एक ही देश में जब बहुत बड़ा अगर उसका देशांतरीय विस्तार हो, जैसे अमेरिका का है, रूस का है, ऑस्ट्रेलिया का है, वहाँ पर एक से अधिक, जैसे रूस में 11 है, ऑस्ट्रेलिया में 3 है, यानी कि समय जोन जो वहाँ का है उसको 3 में एक में उसका काम नहीं चलता है, क्योंकि उसका ज़्यादा है, क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, इसलिए देशांतरीय विस्तार अधिक होता है। तो ऐसे इसके लिए, लेकिन भारत जैसे हमारा जैसे देश है ये भी बहुत बड़ा है, फिर भी यहाँ पर में अभी तक हम लोग एक ही जो हमारा मतलब कि जिसको हम लोग मानक समय कहते हैं उसका एक ही अभी तक हमारे यहाँ एक ही है। हालांकि डिमांड उठता है, जैसे आपका जो पूरब है यानी पूर्वोत्तर का जो भाग है उधर, और जैसे कि पूरब में और पश्चिम में, पूरब का अरुणाचल और पश्चिम का गुजरात, इसमें आपका 2 घंटे का अंतर आ जाता है। यानी कि वहाँ अगर 5 बजे अरुणाचल में अगर सूर्योदय होता है तो आपका पश्चिम में यानी कि गुजरात में जाएंगे तो 7 बजे होता है।
तो ये टेक्निकली डिफरेंसेस पाए जाते हैं, फिर भी इसको लिया जाता है। तो हमारे यहाँ का जो मानक समय है, हमारे यहाँ का जो मानक समय है वो हम लोगों का इलाहाबाद, जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद का मिर्ज़ापुर है। बहुत सारे स्रोतों में उसको इलाहाबाद का नैनी लिखा जाता है, लेकिन करेक्ट जो है वो इलाहाबाद का मिर्ज़ापुर है। और वहाँ से जो रेखा गुजरती है उसी को हम लोग अपना, यानी कि हम लोगों का जो मानक समय है वहीं से हम लोग उसको निर्धारित करते हैं, जो ग्रीन बीच मीन टाइम से 82.5 यानी 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट, और जब कैलकुलेट करेंगे तो 5.5 घंटा का अंतर ठहरता है। और 12 जोड़ 5.5 यानी 5.5। अगर वहाँ दिन के 12 बजेंगे, यानी कि अगर मान लीजिए दिन के 12 तो यहाँ शाम का 5.5 बजेगा। तो ये मुख्य बातें हमको और आपको किसी को भी भूगोल में समझ करके चलनी चाहिए। अक्षांश और देशांतर दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा टेक्निकल है, इसीलिए इसको निश्चित रूप से ध्यान में हम लोग रखने की कोशिश करेंगे। तो ये मुख्य बातें थीं देशांतर को लेकर के, जो बताना ज़रूरी था उसको हमने यहाँ पर में डिस्कस किया। आप लोग इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे, और आप लोग जब एक बार लुसेंट या कोई भी जो ऐसी किताब है, प्रमाणिक किताब, उससे एक बार ज़रूर देखेंगे। और हम आपसे आग्रह करेंगे कि अगर आपको फिगर के साथ, क्योंकि हम बोर्ड की व्यवस्था बार बार कहने के बाद भी अभी तक हम नहीं कर पाए हैं, और संभवतः अभी कुछ दिन और हम नहीं कर पाए, तो आप लोग किसी किताब से निश्चित रूप से जो उसको शेप के साथ जो प्रदर्शित किया जाता है उसको आप लोग एक बार ज़रूर देखेंगे। एक बार जब आप देख लेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आ जाएंगी, और फिर ज़्यादा आप इसको बेहतर तरीके से समझने के काबिल हो सकेंगे। तो इसको देखेंगे। मेरे ख्याल से अक्षांश और देशांतर में जो महत्वपूर्ण बातें थीं हमने बता दिया है। हम बार बार कहते हैं कि कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो अगर छूट जाती हैं तो फिर उसको हम अगले वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले, यानी कि हम अपने वीडियो को अभी के लिए लास्ट करें उससे पहले हम